हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर ग्रेविटेशन को, जहां पर हम लोगों ने इस चैप्टर के हर एक छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स को देखा, समझा, सीखा एंड उसके साथ साथ हम लोगों ने कवर अप किया उस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चंस को। अब बारी इस चैप्टर को एक और फॉर्मेट से रिवाइज करने की, और वो फॉर्मेट है हमारा एमसीक्यूज क्वेश्चंस। मतलब एमसीक्यूज क्वेश्चन चैप्टर में से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, एंड ये नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होने का सीधा मतलब होता है कि नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स ज्यादा हिट करते हैं। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं हम अपने इस फोर्थ सेशन में, जहां पर हम 76 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इसके पहले 75 क्वेश्चंस देख चुके हम ऑलरेडी, जहां पर हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने चेक किया है। तो ये सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब अगर आप जे एस्पिरेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो, या फिर आप सीयूईटी के लिए हो, हर जगह पे ये इंपॉर्टेंट है भाई। एमसीक्यूज डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एंड हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन, स्कूल एग्जामिनेशन में तो है ही है। तो शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन की। क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए एंड आंसर टाइप करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए भैया देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 26 है क्या। तो एक क्वेश्चन है, एक भू स्थिर उपग्रह स्थापित किया जा सकता है। भू स्थिर उपग्रह कहने का मतलब है जियो सिंक्रोनस टाइप। जियो सिंक्रोनस का मतलब तुल्यकाली उपग्रह कह सकते हैं। यह भूमि के साथ में स्थायित्व भाव में है। इसका क्या मतलब होता है कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है, और ये जो उपग्रह होते हैं ये पृथ्वी का परिक्रमा 24 घंटे में पूर्ण कर लेते हैं। इसका मतलब हुआ ना कि ये जो है हमारे पृथ्वी के रिस्पेक्ट में कैसे है भाई, तो ये स्थायित्व है। मतलब पृथ्वी के रिस्पेक्ट में कैसे फील करते हैं, तो हम कहते हैं कि भैया पृथ्वी के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में प्रतीत हो रहे, रुके हुए प्रतीत हो रहे। तो इसलिए इनको कहां लॉन्च करना चाहिए, तो हमें पता है कि इनको लॉन्च करने के लिए विषुवत अक्ष पर इसको लॉन्च किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। कह रहे हैं विषुवतीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाने वाली कक्षा में। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई एंगल्स की जरूरत नहीं है। विषुवत समतल से तो मतलब 23.5 डिग्री, ये भी खत्म कर दूंगा। उत्तरी दक्षिण, देखिए पोलर है ही नहीं, ये पोलर सैटेलाइट नहीं है भाई, है ना। ध्रुवीय उपग्रह नहीं है। ध्रुवीय उपग्रह होता तो हम ध्रुवों पर रह जाते हैं। तो भैया ऑप्शन हो जाएगा विषुवत पर, है ना। विषुवत पर स्थित किसी भी शहर के ऊपर आप रख दीजिए, ये काम करेंगे। विषुवत अक्ष पर किसी भी शहर के ऊपर। शहर कहने का मतलब है कि भाई एक आइडेंटिफिकेशन लोकेशन हमारी अर्थ से, तो उसके समकक्ष आप कहीं पर भी रख दीजिए, बिल्कुल चलेंगे। बस ध्यान में ये रखना होता है कि ये तकरीबन हमारी पृथ्वी के त्रिज्या के 6 गुनी हाइट पर रखी जाती है। मतलब 6R कह सकते हैं। इतने हाइट पर इन सैटेलाइट्स को रखा जाता है ताकि ये अपना पूर्ण चक्कर, मतलब अब पृथ्वी की परिक्रमा 24 घंटे में कंप्लीट करें। अब ये ऐसा हो जाता है कि ये यहां पर एक सैटेलाइट ये रही, और ये 24 घंटे में इसी के परितः, ये भी 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, ये भी 24 में, ये 24 घंटे में अपने अक्ष पे घूमती है, और ये पृथ्वी के परितः घूम रही। तो फील तो ऐसा ही देगा ना यहां पर रहने वाले लोगों को कि भैया ये मेरे सामने ही है, और अभी भी, और कल भी, और आज भी। मतलब ऐसा कि दो चीजें, दो ऑब्जेक्ट्स हो जिनके बीच में होने वाला जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो सेम हो। मतलब पहला भी जिस वेलोसिटी से चल रहा है, दूसरा भी उसी वेलोसिटी से चलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों एक दूसरे को रेस्ट में फील कराएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। विषुवत पर किसी भी शहर के ऊपर आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। ओवर टू क्वेश्चन नंबर 77 एंड नाउ देखते क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं यदि पृथ्वी तल से पलायन गति v और पृथ्वी की त्रिज्या r और गुरुत्व जनित त्वरण g है, तो सही समीकरण कौन सा होगा। भाई ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। ये कहना चाह रहे हैं कि v, r और g में सही संबंध कौन सा होगा। तो हमें पता है ना कि भाई ये जो होता है हमारा v, एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग, ये होती है अंडर रूट ऑफ gm अपॉन ट्वाइस ऑफ gm अपॉन r स्क्वायर, या बेसिकली अगर मैं कहूं तो ट्वाइस ऑफ gm अपॉन r। तो मुझे यहां पे समझ में आता है कि इस gm को रिप्लेस करते हैं, तो मैं कहता हूं चूंकि gm अपॉन r स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू होता है स्मॉल g, तो कैन वी रिटर्न एज दिस gm अपॉन r एज gr। एक r इधर भेज देता हूं, तो ये gm अपॉन r को मैं यहां से रिप्लेस अगर करूं तो ये लिखते हैं हम अंडर रूट ऑफ 2, ये पूरा gm अपॉन r की जगह पे आ जाएगा gr, स्मॉल gr। तो एस्केप वेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gr।
पलायन वेग बराबर अंडर रूट ऑफ 2GR। तो दिख रहा है इसमें भैया ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, है ना, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2GR। चलेगा, चलिए क्रॉस वेरीफाई करते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हालांकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लोगों ने याद कर रखा है, तो इतनी ज्यादा तकलीफ इसमें होगी नहीं। बट हम 78 नंबर क्वेश्चन पे, जहां पे कह रहे हैं दो उपग्रह जिनकी संगति, है ना, जिनके मासेस जो हैं एक m है और एक 16m है, सूर्य के चारों ओर उसी कक्षा में छोड़े जाते हैं। यदि उनकी कक्षा में चक्कर लगाने का समय t1 और t2 है, तो t1 अपॉन t2 का मान कितना होगा? देखिए मास इसके m है और एक का मास जो है वो 16m है ना। अगर ये एक ही कक्षा में छोड़े गए हैं चक्कर लगाने के लिए, तो कह रहे हैं कि भैया चक्कर लगाने का समय एक को कह रहे हैं t1 और एक के कह रहे हैं t2, तो ये जो चक्कर लगाएंगे बराबर ही तो लगा रहे हैं, है ना। अगर ऑर्बिट में देखिए, ये सूर्य के परितः ही इसको अगर चक्कर लगाना है, ये रही ऑर्बिट, एक यहां से चक्कर लगा रहा है भाई हमारा, है ना, m मास का, और ये हमारा कितने का है, 16m मास का। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, इस पिंड के द्रव्यमान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता इसके चाल का, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ GR। इसको सूर्य का जो द्रव्यमान होगा इससे फर्क पड़ेगा, मास ऑफ सूर्य से फर्क पड़ेगा, लेकिन ये जो भी पिंड है जो उसके परितः घूम रहे हैं उसके द्रव्यमान से फर्क नहीं पड़ता। और कक्ष एक ही है, तो टाइम पीरियड भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3, या r3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई। तो इसमें इस पिंड पे तो असर पड़ेगा, है ना, सूर्य के ऊपर असर पड़ेगा, लेकिन इनका कोई लेना देना नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि एक ही कक्षा में चक्कर लगाने वाले दो अलग अलग द्रव्यमान भी होंगे, तो भी दोनों का जो समय अंतराल होगा वो सेम होगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि समान कक्षा में चक्कर लगाने वाले सभी पिंडों का कक्षीय चाल, क्योंकि वो कक्ष की चाल है भाई, वो पिंड से कोई लेन देन नहीं है, कक्षीय चाल समान होती है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि भैया T1 बराबर होगा किसके, T2 के। इन्होंने कहा था कि T1 अपॉन T2 दे दो, तो ये दोनों बराबर है, T1 अपॉन T1 मतलब कितना बचा, 1। कितना बचेगा, 1। दोनों सेम है ना, तो रेशियो क्या होता है, 1 होगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। कह रहे हैं यदि पृथ्वी व ग्रह की त्रिज्या बराबर है, पृथ्वी है और एक ग्रह है जिन दोनों की त्रिज्याएं जो है बराबर है, तथा ग्रह का पलायन वेग पृथ्वी के पलायन वेग के 4 गुना है। देखिए त्रिज्या, रेडियस जो है ना, पृथ्वी व ग्रह की त्रिज्या बराबर है, मतलब आर प्लैनेट इज इक्वल्स टू आर अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या और उस प्लैनेट की त्रिज्या बराबर है। ग्रह का पलायन वेग पृथ्वी के पलायन वेग के, मतलब वीपी जो है वो 4 टाइम्स है हमारे वीई के, मतलब वीपी अपॉन में वीई की वैल्यू जो है वो 4 के बने। तो जी का मान पूछ रहे हैं, जी का मान बता दीजिए। तो मैं कहता हूं जीपी अपॉन में जीई, अर्थ वाले की ही बात करेंगे। तो चलिए इसको जरा हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। हम जरा शुरुआत करते हैं इसकी। तो मैं कहता हूं कि भाई मेरे को पता है वीई जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ 2GR, है ना, क्या होता है 2GR। और वीपी अगर मैं लिखूंगा तो इसको मैं जीपी और सॉरी ई और ई अगर इसको मैं कर दूं तो पी के लिए क्या हो जाएगा भाई, तो 2GPRP। तो वीपी अपॉन में वीई कर देता हूं मैं, क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 2GPRP अपॉन 2GERE, है ना, यही बनने वाला है। अच्छा अगर ये बनेगा तो करना क्या होता है भाई, 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा है ना, बच क्या रहा है, तो ये देखिए ना, GP अपॉन GE, GP अपॉन GE ये चाहिए मुझे, इनटू RP अपॉन, RP और RE दोनों बराबर है, तो RP और RE बराबर हैं, तो मैं इसको भी RE रख लेता हूं, इसको भी RE रख लेता हूं, ये खत्म हो गया। मतलब ये मैं लिख सकता हूं क्या है कि VP अपॉन VE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू GP अपॉन में GE, ये भी तो चलेगा। ये अंडर रूट था, इधर आएगा तो क्या बना देगा, स्क्वायर। ये अंडर रूट उठेगा तो इधर क्या बना देगा, स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर बना दे रहा है तो मतलब GP अपॉन में GE
विच इज इक्वल्स टू वीपी अपॉन में वीई की वैल्यू गिवन थी 4, तो 4 का स्क्वायर, खत्म हो गई ना बात, 4 का स्क्वायर मतलब जीपी इज इक्वल्स टू 16 टाइम्स ऑफ जीई। जीपी इक्वल्स टू उस प्लैनेट पे जो स्मॉल जी की वैल्यू होगी वो 16 टाइम्स ऑफ अर्थ के ऊपर जो जी की वैल्यू थी उसके हो जाएगी। तो जीपी इज इक्वल्स टू 16 टाइम्स ऑफ जीई, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, आपको यहां पर एक और सवाल पूछा जा सकता है कि दोनों जगहों पे भार के लिए, तो भार के लिए भी ऐसा ही होता, वेट ऑन प्लैनेट इज इक्वल्स टू 16 टाइम्स ऑफ वेट ऑन अर्थ, जस्ट बिकॉज कि भाई वेट ऑन प्लैनेट इज इक्वल्स टू क्या, एमपी तो लिख नहीं सकते भाई, मास तो मास ही रहने वाला ना, मास चेंज नहीं होता कभी, तो ये होता है डब्ल्यू होता है एम जी पी विच इज इक्वल्स टू यहां पर होता है एम जी ई। अब ये कितने टाइम्स था जीई, तो 16 टाइम्स, तो 16 टाइम्स ही होगा, मास तो चेंज होता नहीं, तो ये भी एक सवाल हो सकता है, ठीक है ना, ये भी एक सवाल हो सकता है। लेट्स क्रॉस वेरीफाई द आंसर, ए इज द करेक्ट वन। अगले सवाल पे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 80। कह रहे एक उपग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ में चक्कर लगा रहा है, उपग्रह है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, यदि अर्ध दीर्घ अक्ष व अर्ध लघु अक्ष की लंबाइयां ए और बी हो तो आवर्त काल का वर्ग अनुक्रमानुपाती हो। देखिए ना, ये जो लिखते हैं ना हम, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये अल्टीमेटली हम क्या लिखते हैं भाई, तो हम ये लिखते हैं, देखिए समय अंतराल का स्क्वायर समानुपाती होता है, आर क्यूब मतलब क्या होता है भाई, तो ये रेडियस है ना, ये क्या है भाई, ये है औसत त्रिज्या। कारण औसत त्रिज्या का, तो हमें पता है ये एलिप्टिकल पाथ पे चल रहे होंगे, ये कैसा चल रहा होगा भैया, एक एलिप्स में। अब एलिप्स में तो दो एक्सिस दिख रही है, एक माइनर एक्सिस और एक मेजर एक्सिस, ये वाली मेजर एक्सिस और ये वाली माइनर एक्सिस। अगर इस मेजर एक्सिस की हम बात करें तो ए कह लेते हैं, और माइनर एक्सिस की बात करें तो बी कह लेते हैं। ये यहां से यहां तक कि ये जो डिस्टेंस है इसको ए कह लिया और इसको हमने कह लिया बी। ये वाली जो होती है इसको कहते हैं मेजर एक्सिस, दीर्घ अक्ष, और ये दूसरा वाला जो है दिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। क्या कहेंगे भैया इसको, तो इसको कहते हैं लघु अक्ष। तो लघु अक्ष होगा तो दूरी भी लघु होगी, और दीर्घ अक्ष होगा तो दूरी भी दीर्घ होगी। तो ये होता है समय अंतराल का स्क्वायर इक्वल्स टू त्रिज्या, औसत त्रिज्या। तो यहां पर मैं औसत त्रिज्या निकालता हूं, जरा देखिए ए और बी के लिए, तो ये हो जाएगा औसत त्रिज्या बराबर ए प्लस बी बाय 2। औसत तो ऐसे ही निकालते भी, तो यहां पर भी रख दीजिए ना, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए प्लस बी अपॉन 2 का होल क्यूब। तो कह रहे हैं कि आवर्तकाल के वर्ग अनुक्रमण, आवर्तकाल का वर्ग अनुक्रमानुपाती है औसत त्रिज्या के क्यूब के, तो मतलब ए प्लस बी अपॉन 2 के होल क्यूब के, मतलब ऑप्शन नंबर डी। जस्ट चेक इट आउट, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है, डी इज द करेक्ट वन, है ना। अगले प्रश्न पे बढ़ा जाए, प्रश्न संख्या 81। कह रहे पृथ्वी से किसी रॉकेट के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो ये याद हो चुका है ना, बहुत बार आ चुका। इसका मान उस ग्रह पर जहां गुरुत्वीय त्वरण का पृथ्वी पर इसके मान का 2 गुना है तथा ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास का 2 गुना है, होगा कितना होगा। कह रहे हैं पृथ्वी से रॉकेट के लिए पलायन वेग जो वीई है अर्थ पे जो है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मान उस ग्रह पर जहां गुरुत्वीय त्वरण का पृथ्वी पर इसके मान का 2 गुना है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण उस प्लैनेट पे अर्थ पे जो है उसका 2 गुना है, मतलब जीपी अपॉन में क्या है भैया, जीई है, यानी जीपी अपॉन में जीई की वैल्यू जो है वो 2 है, ठीक है। तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 2 गुना है ना, व्यास पृथ्वी के व्यास का 2 गुना है, मतलब ऐसा रेडियस 2 गुना कह लूं, तो रेडियस ऑन प्लैनेट व्हिच इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेगुलर रेडियस ऑन अर्थ। दिया ये नहीं है, दिया ये है कि डायमीटर ऑफ द प्लैनेट व्हिच इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ। अब अगर डायमीटर ऑफ प्लैनेट करूंगा तो ये क्या होगा, अपॉन में 2, ये भी क्या हो जाएगा, अपॉन में 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मतलब आया ना आरपी जो है ट्वाइस ऑफ आरई है। रेडियस ऑफ प्लैनेट अर्थ के रेडियस के जस्ट डबल है, ठीक है। तो कह रहे हैं
कि पृथ्वी से रॉकेट का पलायन वेग 10 है, इसका मान उस ग्रह पर, मतलब क्या भाई, तो मेरे से मांगा जा रहा है वीपी निकाल करके दीजिए कितना होगा। तो अब क्या बचा इस सवाल में, बहुत बारी हो चुका अब ये तो, है ना, वीपी अपॉन वीई। अब सीधे सीधे मैं अगर लिखूं तो मुझे पता है कि इसके वेलोसिटी होता है अंडर रूट ऑफ 2gr। अब 2 तो कांस्टेंट है ही, तो मतलब उसको हटा ही देता हूं, मैं लिखता हूं जरा देखिए 2gprp अपॉन में 2gere, 2 से 2 हो गया भैया कैंसिल, अंडर रूट ऑफ जीपी अपॉन में जीई इंटू आरपी अपॉन में आरई विच इज इक्वल्स टू जीपी अपॉन जीई। जीपी अपॉन जीई की वैल्यू है 2 और आरपी अपॉन आरई की बात करेंगे, है ना, आरपी अपॉन आरई की बात करेंगे तो ये भी है 2, ठीक है, ये भी है 2, तो आरपी अपॉन आरई की वैल्यू भी है 2, तो ये हो गया 2, 2 2 जा 4, मतलब वीपी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वीई, वीपी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वीई, मतलब वीपी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वीई का मतलब 11.2 गिवन है ना, तो 112 दशमलव 224 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 224 मतलब 22.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये होना है इसका आंसर। ठीक, चलिए अगले सवाल पे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 82, चाहे तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं आप, है ना। अब 82 को भी फटाफट से क्या करेंगे भाई, तो एक बार सॉल्व कर दीजिए एंड उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। क्या कह रहे हैं भाई, उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में अनुपात क्या होगा। तो U इक्वल्स टू क्या होता है भाई, U जिसको हम कहते हैं क्या, स्थितिज ऊर्जा, ये कौन है, स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा होती कितनी है, तो हम कहते हैं ये होती है G m अपॉन में R, लेकिन ये नेगेटिव होती है। और इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं मैं, गतिज ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो गतिज ऊर्जा भी यही होता है GMM, लेकिन अपॉन में ट्वाइस ऑफ R। अब क्या कह रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात दीजिए, मतलब U अपॉन KE पूछा जा रहा है, तो ये होगा -GMM अपॉन में R होल अपॉन GMM अपॉन में ट्वाइस ऑफ R। तो ये -GMM अपॉन में R इंटू ट्वाइस ऑफ R अपॉन GMM, ये तो खत्म, R से R भी खत्म, मतलब पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, क्या हो जाएगा, -2। अगर रेशियो में बात करेंगे तो इसी चीज को लिख सकते हैं क्या, -2 अपॉन 1, रेशियो में लिखे, अब 1 अपॉन में 1 तो कहीं भी लिखा जा सकता है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा बटा में गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगा भाई, तो ये होगा -2 अपॉन 1 के बराबर। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, सवाल नंबर है 83। कह रहे हैं एम द्रव्यमान का कोई उपग्रह ए पृथ्वी से r दूरी पर घूम रहा है एवं 2m द्रव्यमान के एक अन्य उपग्रह बी 2r दूरी पर घूम रहा है, उनके आवर्त कालों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए पहले तो द्रव्यमान m का कोई उपग्रह जो है ना, ए पृथ्वी से r दूरी पर घूम रहा है, ठीक है। तो अगर r दूरी पे घूम रहा है तो भैया टाइम पीरियड जो होता है वो, ये टाइम पीरियड जो होता है इसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, r क्यूब के। मास का तो कोई लेन देन है ही नहीं, मास का कोई लेन देन नहीं है। ये हो गया किसका भाई, तो TARA कह लेता हूं। दूसरे की बात करता हूं तो दूसरे वाले को कह रहे हैं कि ट्वाइस ऑफ r, ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ r कर देता हूं मैं कहता हूं कि पृथ्वी जो दूसरी वाली पृथ्वी से जो 2r दूरी पर है उसकी मैं बात करूं तो मैं कहता हूं कि TB का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, ये r ही कह रहे हैं लेकिन ये कह रहे हैं 2r, तो 2r का क्यूब, मतलब TB का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा भाई, तो 2 2 जा 4 2 जा 8r क्यूब, कितना हो गया 8r क्यूब। अब एक काम करना है, मेरे को निकालना है इन दोनों के आवर्तकालों का अनुपात, मतलब TA अपॉन में TB का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब अपॉन में 8r क्यूब अपॉन में 8r क्यूब, ये r क्यूब से ये r क्यूब कैंसिल हो गया, TA अपॉन TB विच इज इक्वल, अब इक्वल्स टू भी लगा सकता हूं मैं तो, है ना, क्योंकि दोनों को रिलेट कर दिया तो इक्वल्स टू लगा सकता हूं। ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 1/8 का अंडर रूट, तो मतलब TA अपॉन में TB विच इज इक्वल्स टू 1/8, मतलब
तो 4 दूनी 8, मतलब 2√2। आंसर विल बी 1/2√2। ऑप्शन दिख रहा होगा 1/2√2। ऑप्शन नंबर डी 1/2√2, है ना। 8 है भाई, तो 8 मतलब 2√2। ठीक है, चलेगा। आइए चलिए फिर अगले सवाल पे बढ़ा जाए। सवाल नंबर 84 कह रहे हैं कि एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चाल v से त्रिज्या r के वृत्तीय कक्ष में घूम रहा है। यदि उसकी कक्षीय त्रिज्या को 2% से कम कर दिया जाए तो उपग्रह की चाल क्या हो जाएगी भाई? 1% बढ़ जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी, क्या होने वाली है? तो उपग्रह की चाल के लिए हम सीधे सिंपली बात कर लेते हैं। होता क्या है भाई? v इक्वल्स टू, देखिए कक्षीय चाल, उपग्रह की कक्षीय चाल, है ना, उपग्रह की कक्षीय चाल v की बात करते हैं। v इक्वल्स टू होता है भाई √gm/r। क्या होता है? gm/r। अब ये r की भी बात करूं तो ये कक्षीय चाल तो स्मॉल r से डिनोट कर देता हूं, है ना, क्योंकि ये त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या पे तो होगी नहीं भाई, बाहर ही होगी, मतलब r+h है। ये स्मॉल r लिखने का मतलब क्या होता है? r+h। अच्छा, ये तो होता है। अब मैं कहता हूं कि उसका मास एंड ऑल सब कुछ सेम है, g और m ये दोनों कैसे भैया? स्थिरांक, क्योंकि सेम उपग्रह को ले क्या करना भैया? 2% त्रिज्या कम करनी है। तो मैं इसको उठा करके लिख सकता हूं कि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया 1/r, √1/r बेसिकली। अगर इसी चीज को मैं चाहता हूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, देखिए कि v प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻²। अब मेरे से कहा जा रहा है कि इसमें से क्या करना है भैया? तो इसमें से करना है मुझे कम, किसको? तो करना है, देखिए 2% कम। तो मैं लिखता हूं इसको v2/v1 इज इक्वल्स टू, ये 1/r था तो मतलब r1 ऊपर चला जाएगा, r2 नीचे आ जाएगा, इनका 1/2, है ना, r1/r2⁻1/2। अब इसको जरा देखिए, तो v2/v1 इज इक्वल्स टू, r2 को कह रहे हैं कि 2% से कम कर दीजिए, मतलब r2 इज इक्वल्स टू कहा जा रहा है कि r1 ऑफ r1, मतलब ये लिख सकता हूं r1 2/100 टाइम्स ऑफ r1। तो मैं इसको लिखता हूं, जरा देखिए, r1 को तो r1 ही छोड़िए, नीचे क्या हो जाएगा? 2% कम हो रहा है, मतलब r1 -r1 इंटू 2/100, ये कम करने की बात हो रही है। और ये सब कुछ, ये पूरा ही फ्रैक्शन किस में चल रहा है भाई? तो इन सब का पावर 1/2 चल रहा है। तो v2/v1 अगेन मैं लिखना चाहूं तो r1, नीचे में अगर r1 को कॉमन कर दूं तो क्या बचेगा भाई? 1 - 2/100 का 100 की पावर 1/2। यह r1 से r1 कट गया, मतलब v2/v1 की जो वैल्यू आएगी ये हो गई भाई 1/1 - 2/100 की पावर 1/2। क्या हो गई? पावर 1/2। जब इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो मैं लिख सकता हूं क्या? v2/v1 इक्वल्स टू 1 - 2/100 टू द पावर 1/2, ऐसा लिखा जा सकता है। अब मुझे पता है एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन से कि ये जो पावर होती है उसको अगर नीचे उतारेंगे, इस पावर को क्या करना भैया? नीचे उतारें, ये माइनस है ना, इस पावर को नीचे उतारिए तो क्या मिलेगा? v2/v1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस, माइनस ऑफ माइनस प्लस, ठीक है ना, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा भाई? प्लस 1/2 इंटू 2/100, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी v2/v1 की जगह पे 1 + 1/100 आया। इसका मतलब अगर मैं इसको इधर कर दूं तो v2 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? v1 1 + 1/100। अब मैं अगर इसको लिखूं तो v2 इज इक्वल्स टू v1 प्लस, v1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कहेंगे v1 इंटू 1/100। इसका मतलब क्या कहेंगे? v2 इज इक्वल्स टू v1 प्लस 1% ऑफ v1। यानी क्या हुआ? v1 में बढ़ोतरी हुई, किसकी बढ़ोतरी हुई? 1% की। इस v1 में मेरी बढ़ोतरी हुई है, कितने की हुई है? 1% की। तो सीधे सिंपली आंसर में देखिए भाई, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, 1% से बढ़ेगी। क्या होगा?
1% से बढ़ेगी। तो इसका आंसर चलेगा भाई, वो आंसर कौन सा, आंसर नंबर ए। ठीक है, ये गड़बड़ है ना, बिल्कुल 100% गड़बड़ है। ए इसका आंसर है। ठीक है, ये कब की केस में होती है, 0.5। देखिए ना, जितना आपने त्रिज्या कम किया है ना, उसके डबल से, उसके डबल, जैसे 2% आपने त्रिज्या कम किया तो उसका आधा बढ़ जाएगा 1%। अगर यहां पर 1% से कम किया गया होता तो यह आंसर बिल्कुल सही था, 0.5% से बढ़ जाएगी। 1% क्या होता है तो बिल्कुल 0.5। कारण देखिए ना, ये जो अपन ने काम किया ना, ये 1/2 को जब नीचे उतारा ये कैंसिल हो गया। ये अगर 1% से कम होता तो यहां पर 1 होता तो ये 1/2 वाला टर्म रह जाता, वो 0.5 को बढ़ा देता। तो ये पॉइंट सही है भैया, आंसर नंबर कौन सा, ए इज द करेक्ट वन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 पे आ चुके हैं। कह रहे हैं कि यदि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते उपग्रह पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाए, मतलब पृथ्वी उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाए ही ना और उसके परिता ही परिक्रमा कर रहा है वो, तो क्या होगा। अपने कक्षक में समान चाल से गति करता रहेगा, अपने कक्षक में समान वेग से स्पर्श रेखीय गति करता रहेगा, अपने कक्षक में स्थिर हो जाएगा या पृथ्वी की ओर गति करेगा। भाई अगर मान लीजिए करते हुए गुरुत्वाकर्षण बल अगर इसको 0 कर देंगे तो ये तो परिक्रमा करने से रहा, ये क्या करेगा भाई, अपने कक्षक में चुपचाप स्थिर हो जाएगा। क्योंकि परिक्रमा करने का कारण कौन है, तो पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल। अब पृथ्वी उसके ऊपर गुरुत्वीय बल लगाएगा ही नहीं, तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स जब नहीं लगेगा तो वो परितः क्यों घूमेगा, वो चुपचाप पड़ा रहेगा एक जगह पे। उसके परितः घूमने का कारण क्या था भाई, तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाना। ठीक है, किसी वस्तु का पलायन वेग उसके द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो वस्तु का पलायन वेग v होता है भैया √2gr। इसमें अगर g की भी बात करूं तो यह होता है gm/r²। अर्थात पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर, क्या भाई, पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यानी वो पिंड के द्रव्यमान पे इसकी कोई निर्भरता नहीं है, कोई निर्भरता नहीं है। मतलब m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1, और m की वैल्यू 1 कब हो सकती है, जब m की पावर कितना हो, 0। तो ऑप्शन इज ए, m की पावर 0, क्योंकि पिंड के द्रव्यमान से ये स्वतंत्र है भाई, है ना। पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान से स्वतंत्र है। ये डिपेंड करता है किस पे, तो ये वाला आपको कहोगे ये तो m दिख रहा है, ये किसका है, तो ये पिंड का नहीं है, पृथ्वी का है। अगर पृथ्वी के परितः घूमना है तो पृथ्वी का है, किसी उपग्रह के परितः घूमना है तो उस उपग्रह का ये मान है जो m आपको दिख रहा है। तो मतलब इस m से आपको नहीं घबराना है। ये जो m है, ये m हमारा जो है, ये है भाई हमारे उस ग्रह का द्रव्यमान। ये जो m है ये हमारे उस ग्रह का द्रव्यमान है जिसके परितः उसको क्या करना है भाई, पलायन वेग करना है, या फिर जहां से पलायन वेग करके निकल जाना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम जरा इसको क्रॉस वेरीफाई करते हुए। ए इज द करेक्ट वन। अगले पॉइंट पर आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहे एक लिफ्ट त्वरण ए से नीचे जा रही है, लिफ्ट में एक व्यक्ति गेंद को गिराता है, तो लिफ्ट के भीतर के व्यक्ति और लिफ्ट के बाहर के व्यक्ति द्वारा गेंद का प्रेक्षित त्वरण क्रमशः कितना होगा। अगर उसको नीचे की तरफ गिरा रहा है, ठीक है, अगर नीचे की तरफ गिरा रहा है तो भाई इसकी वजह से जो व्यक्ति को जो देखने को मिलेगी इनसाइड, जो अंदर ही अंदर है, उसको तो दिखेगी G-, लेकिन जो बाहर वाला व्यक्ति है उसको नहीं दिखेगा। उसको तो दिखेगा ना, देखिए ना, गेंद जो है वो लिफ्ट के कारण तो नीचे गिर नहीं रही है, गेंद जो नीचे की तरफ गिरेगी उसके ऊपर जो गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है वही गिर रही है। ये देखिए, ये लिफ्ट के अंदर भले ये गेंद, लेकिन इस गेंद के ऊपर तो mg काम कर रहा है जिसमें इस लिफ्ट का कोई रोल नहीं है, तो मतलब ये g त्वरण से ही नीचे आते हुए दिखेगी। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा भाई, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी। सी इज द करेक्ट वन। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो बढ़ते भाई हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 88 पे और देखते हैं क्या कह रहे हैं। यहां पे कह रहे हैं कि पृथ्वी के किसी उपग्रह का आवर्तकाल 5 घंटे है, ठीक है। यदि पृथ्वी व उपग्रह के बीच की दूरी 4 गुनी हो जाए तो उपग्रह का जो है नया आवर्तकाल क्या होगा। तो कह रहे उपग्रह के आवर्तकाल 5 घंटे है ना। तो देखिए आवर्तकाल और रेडियस के बीच में हमें रिलेशनशिप तो पता ही है, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। अब कह रहे हैं कि भैया ये जो है T1 R1 कह लो इसको,
तो उनका कहना है कि ये टाइम पीरियड जो है वो है कितना भाई, टाइम पीरियड यानी T1 की जो वैल्यू है ये है 5 आवर्स। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अगर दूरी 4 गुनी हो जाए, मतलब R2 जो है वो 4 टाइम्स ऑफ R1 हो जाए, तो T2 बता दो भैया कितना होगा। आओ चलो देख ले। तो मुझे पता है T1 अपॉन T2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 का क्यूब। तो ये प्रोपोर्शनलिटी भी हट करके क्या लग गई, इक्वल। चलिए अब क्या होना है, इक्वल क्यों लगाते हैं, आपको पता ही होगा कि भैया प्रोपोर्शनलिटी के बाद में जो कांस्टेंट आता है ऊपर नीचे दोनों जगह कट ही जाएगा, तो इक्वल्स टू लगा सकते हैं ना। T1 अपॉन T2 की अगर हम बात करते हैं तो T1 की वैल्यू है 5, T2 चाहिए का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। R1 तो ऐसा ही है भैया, ये है 4R1, R2 की जगह 4R1, R1 से R1 हो गया कैंसिल, तो ये बचा 5 अपॉन में T2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, ये हो गया भैया 1 अपॉन 4, मतलब 6 चौके 16 चौके 64 है ना। ये क्यूब कर ही दो ना, 1 बटा में कितना हो गया, ये हो गया 1 बटा में 64। अच्छा 1 बटा में 64 हो गया, तो एक काम करते हैं है ना, 5 अपॉन में T2 इधर में चढ़ा देते स्क्वायर, 1 बटा में 64, मतलब ये हो गया 1 बटा में 8 है ना। अब क्या करना भाई, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो T2 इक्वल्स टू 5 इंटू 8, 8 पंजे 40 घंटे, कितना हो गया 8 पंजे 40 घंटा, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 88वें प्रश्न का आंसर है हमारा भाई सी। तो अगर आपने भी लगाया सी तो बिल्कुल करेक्ट चल रहे हैं। एंड ये भी क्रॉस वेरीफाई करते जाइए भाई कि हम लोगों ने टॉप 100 क्वेश्चंस करे हैं इसमें, है ना। अभी 88 पर हैं, अभी आगे 12 क्वेश्चन और आ रहे हैं आपके लिए। तो अब तक आपने कितने ज्यादा क्वेश्चन सही किए एंड इंप्रूवमेंट्स किस तरीके से आपको देखने को मिल रही है। इंप्रूवमेंट दैट मींस कि ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आपको रिपीट होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो उतने से ही है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो ऑब्वियस बात है सेम कॉन्सेप्ट कई बार को रिपीट होने को आएगी, और जब वो कॉन्सेप्ट रिपीट होने को आए तब क्वेश्चन बहुत तुरंत बनना चाहिए, मतलब बिना सॉल्व किए आपको देखते के साथ में समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ अपन कोशिश करते हैं थोड़ा सा और क्विक करने की, मतलब 89th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं एंड इसको देखते हैं कि कितनी जल्दी हम कवर अप कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर टाइप करके दे दीजिए। भाई क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके गए किसी पिंड का पलायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकेंड है। यदि पिंड को ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो पलायन वेग क्या होगा। अब भैया ऐसा कुछ क्वेश्चन देते बोल दिया 45 डिग्री से फेंको। अब 45 डिग्री से फेंकने पर तुरंत दिमाग में आता अच्छा ऐसा भी कुछ होता था क्या, पढ़ा है ही नहीं यार हमको, तो है ना, हमें तो समझाया भी नहीं कभी किया। ये एंगल वेंगल पे फेंकेंगे तो क्या ही होगा, है ना, कहीं फॉर्मूला भी नहीं देखा ना याद किया। तो चलो भैया एक छोटी सी लाइन लिखते हैं, एक बढ़िया वाली लाइन लिखते हैं। क्या भाई, तो ये लाइन ये वाली है जो कहती है, जिसको हम लोगों ने हमारे की पॉइंट्स में भी स्टार पॉइंट बना करके लिखा, जब कंसेप्ट वीडियो में देखा तब भी देखा। क्या भाई कि पलायन वेग, ठीक है, प्रक्षेप्य के, जिसको भी आपको प्रक्षेपित करना है, पलायन वेग प्रक्षेप्य के कोण पर निर्भर नहीं करती है, कोण पर निर्भर नहीं करती है, मतलब प्रक्षेप्य के कोण से कोई लेना देना नहीं है, कहीं निर्भरता नहीं। तो प्रक्षेप्य के कोण पर निर्भर नहीं करते, इसका मतलब आप 45 डिग्री पर फेंको, आप 50 डिग्री पर फेंको, आप कुछ भी करो, कोई लेन देन नहीं है भाई। तो मतलब ये हो गया कि पलायन वेग का अभी भी मान, इसके वेलोसिटी का अभी भी मान जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही है। हालांकि क्वेश्चन में राउंड ऑफ करके दिया गया है 11 किलोमीटर पर सेकेंड, तो आंसर विल बी 11 किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि कोई डिपेंडेंसी होती नहीं है प्रक्षेप्य के कोण पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्रॉस वेरीफाई करते हुए। तो सी इज द करेक्ट वन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 90, 90वां प्रश्न भैया, लास्ट 100, लास्ट 10 की तरफ बढ़ रहा है, सेंचुरी पूरी हो जाएगी भाई। आइए जरा इस सवाल को देखते हैं। कहते हैं कि मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल दूरी की nवीं घात के व्युत्क्रमानुपाती है। F जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ है। ठीक है, तब सूर्य की त्रिज्या r की वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करने वाले किसी ग्रह
का आवर्तकाल अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है ना। आवर्तकाल की बात करें मतलब टाइम पीरियड की अगर हम बात कर रहे हैं तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। कितना हो जाएगा आर क्यूब। तो ये हमारे लिए यहां पर जब हमने बात करेंगे किसके अनुक्रमानुपाती होने के इसकी, तो 1/r रखनी है हमें किसकी जगह पे भाई, फोर्स जो है वो क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर एन के। तो टाइम के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसको रखेंगे आर क्यूब की जगह पे, तो हमें जो मिलेगा वो मिल जाएगा r की पावर n+1/2। कितना होगा इसका आंसर r⁻n+1/2, ठीक है ना। डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। अगर इसमें अभी भी आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो अगेन हम रिपीटिंग के भैया मैंने बोला ही ताकि जैसे जैसे अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे तो तेजी से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पीछे के जितने सेक्शंस है, जितने सेगमेंट में हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है उसको जरूर कवर अप कीजिए भाई, ताकि ये क्वेश्चंस आपको भी डायरेक्टली टू द पॉइंट बनते चले जाए। शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। एक दूरस्थ सौर मंडल का एक ग्रह पृथ्वी की तुलना में 10 गुना भारी है, इसकी त्रिज्या 10 गुना कम है, ठीक है। और यदि पृथ्वी का पलायन वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड हो तो उस ग्रह से पलायन वेग कितना होगा, है ना। तो मतलब m जो है ठीक, m सौर मंडल का ग्रह पृथ्वी की तुलना में 10 गुना भारी है, तो मतलब ये प्लैनेट जो है वो ऐसा है 10 टाइम्स ऑफ me है, मतलब mp प्लैनेट का मास अपॉन में अर्थ का मास जो है उन दोनों का रेशियो 10 है, और त्रिज्या 10 गुना कम है। 10 गुना कम होने का मतलब क्या होगा, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको rp इज इक्वल टू 1/10 टाइम्स ऑफ re कह रहे हैं, या फिर मैं कहूं तो rp अपॉन re की वैल्यू जो है यह है 1/10, ठीक है। अब कह रहे यदि पृथ्वी से पलायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकंड हो तो उस ग्रह पे पलायन वेग, ठीक है ना। ये दोनों चीजें हमें समझ में आ गई। तो हमको पलायन वेग पता है भाई, इसके वेलोसिटी जो होती है ये होती है √, ठीक है। सीधे लिखता हूं p अपॉन ve √, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है भाई, mr, ठीक है। क्या मिल जाएगा मुझे mp अपॉन में rp होल अपॉन me अपॉन में re। अगर इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा मेरा mp अपॉन में me इंटू re, ऊपर चला जाएगा re अपॉन में rp। अब इसको अगर लिखना चाहे तो me अपॉन में mp, me अपॉन में mp, me अपॉन में mp है भैया 10, me अपॉन mp कितना है 10, और re अपॉन rp कितना होगा, इसको इसका रेसिप्रोकल लीजिए, ये re अपॉन में rp विच इज इक्वल्स टू 10, तो ये भी हो गया 10, रूट से बाहर आएगा भैया एक 10, मतलब vp इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ ve, दैट इज 10 इंटू 11.2, 11.2 ही अगर गिवन 11 दिया है तो बात ही खत्म, 11 तो कितना हो गया भाई, तो 110 किलोमीटर प्रति सेकंड। आंसर विल बी 110 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर सी। 91वां का जो आंसर है वो कितना है भाई, सी ऑप्शन है, जहां पर 110 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अच्छा, इनको मीटर प्रति सेकंड में भी कई बार को आपके सामने देखने को मिलेगा, तो 110 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड ऐसा सिंपली लिख सकते हैं। किलोमीटर से मीटर करना, सेकंड को तो चेंज करना नहीं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेकंड में, किलोमीटर पर आवर नहीं है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ किलोमीटर पर सेकंड है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना, बाकी को नहीं। तो सी इज द करेक्ट वन, है ना। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। एक मिसाइल को पलायन वेग से कम वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। पलायन वेग से इसका वेग जो है मिसाइल का वो कैसा भाई, कम है, ठीक है। उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग कैसा होगा। देखिए, मिसाइल है, पलायन वेग से कम है, मतलब वो बाहर तो नहीं जा रही है, यानी जीरो तो नहीं हो रही उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो योग होगा वो होगा हमेशा ऋणात्मक, ठीक है ना। क्यों होगा, क्योंकि देखिए U होता है हमारा GMM अपॉन में R, और ये होता है नेगेटिव, और V जो होता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जिसको कह लो आप, तो ऐसा कहते हो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है भैया GMM अपॉन ट्वाइस ऑफ R। अब आप कैसे भी जोड़िए,
इन दोनों को जोड़ करके देखिए, मैं कहता हूं टोटल एनर्जी, है ना, किसकी बात कर रहा हूं मैं, कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा सदैव समिशन होता है भैया हमारे स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के। किसके किसके, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। मतलब यहां पर टोटल एनर्जी ई टोटल की अगर मैं बात करता हूं तो ये U प्लस काइनेटिक एनर्जी है, और U की वैल्यू हमें दिख रही है माइनस GMM अपॉन ट्वाइस ऑफ सॉरी अपॉन R, प्लस काइनेटिक एनर्जी GMM अपॉन ट्वाइस ऑफ R। भैया ये पूरा है और ये आधा है, 1/2R दिख रहा है, मतलब आधा है, तो इसमें से इसको माइनस करें, क्या मिलेगा, माइनस ऑफ GMM अपॉन ट्वाइस ऑफ R। ये हो गया हमारा ई टोटल। तो मतलब क्या, फिर से समझ में आया, ये देखिए आपको दिख रहा है यहां पर क्या, नेगेटिव साइन, मतलब ये जो फाइनल एनर्जी है वो कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। और अगर ये पलायन वेग की बात कर रहा होता तो ये क्या होता है, ये बाहर चला जाता, अंतिम जगह पे पहुंच जाता, है ना, वहां पर है ना, जब अनंत की पे चले जाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा कैसी हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो अनंत पे स्थितिज ऊर्जा जीरो कर देंगे, है ना, जो भी होगी वो गतिज ऊर्जा दिखेगी। तो इसलिए उसको कहते हैं कि भैया, इसलिए इसको कहा गया यहां पर कि पलायन वेग से कम पे जब प्रक्षेपित किया गया है तब की बात कीजिए, तब की वार्ता करनी है, तो ऋणात्मक होगी। आंसर में देखिए ये नेगेटिव साइन चलता रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है ना, मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 कहना है कि एक रिले उपग्रह विश्व के एक भाग से दूसरे भाग को लगातार कार्यक्रम प्रसारित करता है। रिले उपग्रह का मतलब क्या होता है भाई, जो कुछ भी आपने यहां से सिग्नल भेजा है वो सिग्नल को रिले करेगा, मतलब पहले लेगा और फिर ट्रांसमिट कर देगा किसको, तो जो भी रिसीवर एंड होगा, यानी ट्रांसमिशन एंड से ऐसा होता है। ये कुछ ये यहाँ पे एक रिले उपग्रह लगा हुआ है, एक एंटीना इधर से एक इधर से, यहां से कोई भी सिग्नल इसको भेजी गई तो ये अपना करने के बाद ये सिग्नल वापस से यहाँ पे रिसीवर एंटीना को भेज देता है। तो यहां से एक सिग्नल गई इधर आ गई, क्योंकि ऐसे भेज करके ऐसे तो कोई सिग्नल भेजा नहीं जा सकता था, क्योंकि पृथ्वी कैसी है, वक्रित है, गोल है। तो भैया इस कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में यहां से यहां तक कोई सिग्नल नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो इसको सीधा प्रक्षेपित कर दिया जाता है और ये वापस से यहां गेन कर लिया जाता है। तो इसकी बात करें, एक रिले उपग्रह की बात करें, विश्व के एक भाग से दूसरे भाग को लगातार कार्यक्रम प्रसारित करें, क्योंकि इसकी परिक्रमण काल पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के परिक्रमण काल से, देखिए अगर कम ज्यादा हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसका सीधा मतलब है कि ये कैसा होगा भाई, बराबर होगा। और ये जो रिले उपग्रह के रूप में जिसको इस्तेमाल किया जाता है, ये वही होते हैं जियो सिंक्रोनस टाइप, तुल्यकाली उपग्रह ही होते हैं। ये अल्टीमेटली कौन होंगे, ये तुल्यकाली उपग्रह होते हैं भाई। ये जो उपग्रह होते हैं ये भूस्थायी उपग्रह भी कहलाते हैं, आप इनको भूस्थायी उपग्रह भी कहते हैं। तो नाम से ही क्लियर है, तो इसको जानबूझ करके ये नाम नहीं लिखा गया है, नहीं तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि भूस्थायी है, मतलब ये भी 24 घंटे में कंप्लीट कर रहा होगा एक रोटेशन। अर्थ अपनी अक्ष पे 24 घंटे में घूम जाएगी और ये अक्ष अर्थ के परितः 24 घंटे में घूमता है। ध्यान रखिएगा, एक कक्षीय वेग है और एक अक्षीय वेग है। पृथ्वी के अक्षीय वेग के बराबर होता है उस सैटेलाइट का कक्षीय वेग। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे साथ ही चले, तभी तो कार्यक्रम प्रसारित कर पाएंगे ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 94th क्वेश्चन में। एक उपग्रह जिसका द्रव्यमान m है, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r तथा पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण g हो तो उपग्रह की अपनी कक्षा में वेग कितना होगा। मतलब ये सीधे सीधे सवाल हमसे पूछा जा रहा है भाई, इसके उपग्रह की कक्षा में वेग, मतलब कक्षीय वेग के बारे में पूछा जा रहा है। आपके सामने साफ साफ से ऑप्शंस दिख रहे हैं, मतलब सीधे आपके पास में ऑप्शन गिवन है क्या, अंडर रूट ऑफ जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। क्या होता है, अंडर रूट ऑफ जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। ये होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच, या फिर आपने ऐसा भी याद किया होगा जी आर स्क्वायर अपॉन में आर। और सतह के बहुत नजदीक, सतह के नजदीक जहां पर आप ऐसा कह सकते हो कि आर मच ग्रेटर देन है एच से, तो एच को क्या कर लेते थे इस केस में, नगण्य मान लेते हैं। एच को क्या कहते हैं, नगण्य। अगर एच नगण्य हो गया तो वी ऑर्बिटल ये हो जाता है कितना, तो जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस जीरो, तो अपॉन में आर बचा, ये खत्म, तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाता है, जी आर।
ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ जी आर। तो आपको ये तीनों फॉर्मूले ध्यान में होंगे, ये दो तो होंगे ही, एक ये भी फॉर्मूला होता है हमारा जी आर। ये कब होता है, जब पृथ्वी तल के सतह के बहुत ज्यादा नजदीक होंगे, तब होता है ये अंडर रूट ऑफ जी आर। ठीक है, चलिए, तो ये इसका आंसर भी मिल गया, मतलब डी ऑप्शन इसका होगा और डायरेक्ट आंसर है, ये तो फॉर्मूला है सीधे। यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी है तो m द्रव्यमान के किसी पिंड को पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर ऊपर उठाने में उसकी स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाएगी। मतलब यहां पर हमसे मांगा जा रहा है कि स्थितिज ऊर्जा में इस पिंड को बढ़ाने पर कितनी वृद्धि होगी। तो स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूला से इसका काम हम कर सकते हैं, और स्थितिज ऊर्जा जो हमको देखने को मिलता है ना, इसमें क्या लगा है भाई, हमें चाहिए स्थितिज ऊर्जा। तो मतलब सतह पे जो स्थितिज ऊर्जा होगी और h हाइट उठाने पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी, इन दोनों के बीच में हम सबट्रैक्ट करके इसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए ना, इसके पृथ्वी की सतह पर है ना, ये पृथ्वी की सतह पे, ये हमारी पृथ्वी, ठीक है, इस पृथ्वी के सतह पे, मतलब ये r हाइट पे जब क्या है भाई, यहां पर अगर है पिंड, ठीक है, यहां पर है पिंड, तब इसकी स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यू आई कह लेते हैं इनिशियल। इसको इतने ही हाइट ऊपर ले चलिए, यहां से इतने ही हाइट ऊपर ले गए, मतलब ये जो है हमारा h, ये बराबर है किसके, r के, यहां उठा करके ले गए। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे फाइनल, वो कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम डिफरेंस निकाल लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि भाई उसकी स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई। तो मैं कहता हूं स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर अंतिम स्थितिज ऊर्जा, अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। अब भाई इसको सिंपली लिख लेते हैं डेल यू, है ना, ये क्या हो गया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब देखिए ना, फाइनल की अगर हम बात करें तो हमें पता है स्थितिज ऊर्जा होता कितना है भाई, जी एम एम अपॉन आर। तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर, क्योंकि सतह पर है और सतह से ऊपर जाएंगे तो अपॉन में आर प्लस आर। क्योंकि ये फॉर्मूला क्या होता है, मैं इधर लिखता हूं, u इक्वल्स टू हमें पता है जी एम एम अपॉन में स्मॉल आर होता है, मतलब आर प्लस एच होता है। तो यहां पर r प्लस एच की जगह पे r ही है, माइनस इनिशियल, तो इनिशियली जब सतह पे थे तो माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन सिर्फ और सिर्फ r, क्योंकि h की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, जीरो। ये ध्यान पे देखेंगे, ये जो है यहां पर r इंट्रोड्यूस हुआ है और यहां पर r प्लस h की वैल्यू जीरो। तो ये हो गया माइनस ऑफ g कैपिटल M स्मॉल m, कैपिटल M मतलब मास ऑफ द अर्थ, ये मास ऑफ द अर्थ, और स्मॉल m मतलब इस ऑब्जेक्ट के मास की बात कर रहे हैं, अपॉन में ट्वाइस ऑफ r, माइनस और माइनस प्लस कितना हो जाएगा, जी एम एम अपॉन में r। ये आधा और ये पूरा, पूरे में से आधा जाएगा, कितना बचेगा, आधा। तो ये मेरे को तो दिख रहा है कि 1/2 जी एम एम अपॉन में r। अब मैं यहां पे कुछ रिप्लेसमेंट करता हूं, जरा देखिए, मैं कहता हूं चूंकि g इक्वल्स टू होता है जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, तो जी एम अपॉन, एक काम करिए, ये जी आर कर देता हूं, तो इधर जी एम अपॉन आर बचेगा, सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर का एक आर इधर भेज दिया, तो ये जी एम अपॉन आर जो दिख रहा है ना, ये जी एम अपॉन आर, इसको रिप्लेस मार दो, तो ये मुझे मिल गया मेरा डेल यू इज इक्वल्स टू 1/2। ये जी एम अपॉन आर की जगह पे क्या लिखना है भैया, तो ये लिखना है जी आर, और एक एम वेट कर रहा है, तो डेल यू इज इक्वल्स टू हो गया हाफ ऑफ एम जी आर, हाफ ऑफ एम जी आर। ऑप्शन में दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए हाफ ऑफ एम जी आर इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, है ना, फर्स्ट ए इज द करेक्ट वन, हाफ ऑफ एम जी आर। ठीक है, आगे बढ़ लिया जाए अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 96। यहां कह रहे हैं m1 तथा m2 द्रव्यमान m1 ग्रेटर देन है m2 से। ठीक है, दो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर क्रमशः r1 और r2 त्रिज्याओं में वृत्तीय कक्षाओं में घूम रहे हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी पृथ्वी, यहां से ये हो गया मेरा r1 त्रिज्या, इसको कहता हूं r1, इसको कहता हूं, ये हो गई मेरी r2। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी, यहां से
R1 और R2 कक्षाओं की अगर हम बात करें तो यहां से ये जो कक्ष है इसको R1 कह रहा हूं और यहीं से ये जो कक्ष है इसको मैंने कह लिया R2। अब यहां पे कुछ कुछ बातें होनी है, उन बातों को जरा ध्यान से देखेंगे तो कुछ बात समझ में आएगी कि भाई M1 तथा M2 और M1 बड़ा है M2 से। M1 जो है ये जो है ये बहुत, ये M1 जो है ये बड़ा है और M2 जो है ये कैसा है, छोटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। M1 बड़ा हो गया, पहला रिलेशन है M1 बड़ा है M2 से। दूसरा रिलेशन है R1 बड़ा है R2 से। अच्छा, तो कुछ तो गड़बड़ बना लिया अपन ने। R1 बड़ा है R2 से भाई, है ना। तो दिस इज R1, दिस इज R2 और ये भी छोटा करो, ये हो गया छोटा, इसको करते हैं बड़ा, ठीक है। और ये जो है ये कितना है भाई, तो ये है हमारा R2 और ये है जो रेडियस है, सॉरी R1 और ये है जो रेडियस है वो है R2, है ना। अंदर वाला छोटा है, ठीक है, चलिए चलेगा। वृत्तीय कक्षाओं में घूम रहे हैं, ठीक है। उनकी चाल V1 और V2 में क्या रिलेशनशिप होगा, तो भाई ये रहा ये जो है इधर साइड में ये V1 से घूम रहा है और ये जो घूम रहा है ये किससे घूम रहा है, V2 से। तो क्या लग रहा है आपको क्या होना चाहिए, तो मुझे तो साफ सुथरा ये दिख रहा है कि जो पिंड पास में होता है वो तेज घूमता है, जो पिंड दूर होता है वो धीमे घूमता है। और एक बात, द्रव्यमान पर तो कक्षीय वेग पिंड मतलब उपग्रह, सीधे लिख देता हूं, उपग्रह के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। मतलब कि इसको फर्क ही नहीं पड़ता उसके द्रव्यमान से कि ये हल्का वाला ये भारी वाला है। ये इसको हमने क्या कहा भैया कि ये M1 है और ये हमारा कौन है, ये हमारा M2 है और M2 भारी है या M1 भारी है, ये 2 है और ये 1 है ना। तो कौन भारी है कौन हल्का, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कक्षीय वेग को कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे स्वतंत्र है। फर्क पड़ता है तो किससे फर्क पड़ता है भाई, रेडियस से। तो कक्षीय वेग को रेडियस से फर्क पड़ा, मतलब अगर ये पास में है ना, तो अगर ये पास में v ऑर्बिटल जो होता है वो होता है √g(r), मतलब v ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √r। मतलब जिसका रेडियस कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। तो यहां पे ये बात क्लियर हो जाता है कि जो पास में है वो तेजी से चलेगा, जो दूर है वो धीमे धीमे चलेगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे वो धीरे होता जाएगा, जैसे जैसे पास आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन कि ये V1 जो होगा वो छोटा होगा किससे, V2 से, क्योंकि इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है ना। V इक्वल्स टू अभी हम लोगों ने जो देखा क्या होता है भाई, तो √gm अपॉन होता है ये r+h, ठीक है, मतलब स्मॉल r, ठीक। तो gm अपॉन r अगर होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या हो जाएगा, यहां पर हमें जो देखने को मिलेगा वो हमेशा कम ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मतलब वेलोसिटी V1 की जो है वो कम है, V2 की जो होगी वो ज्यादा होगी। जो पास में है तेज चलेगा, जो दूर होगा वो धीमे चलेगा, इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। 97 में कह रहे हैं कि चंद्रमा पर बम का विस्फोट होता है, आप पृथ्वी पर इसकी ध्वनि कैसे सुन सकते हैं। बड़े मजेदार सा सवाल है ना। ये थोड़े से जोक कर रहे हैं अपने साथ भी। 10 मिनट के पश्चात सुनेंगे, 2 घंटे 18 मिनट के बाद या 3.7 मिनट के बाद। क्या लगता है आपको, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है भाई, है ना। ये अपने साथ है ना, फाइनली आते आते से एक बम फूट गया 97 पे, और 97 पे बम फूटा भैया क्योंकि है ना ये एक तरीके से मजाक ही तो है। मैं क्यों कह रहा हूं मजाक भाई, इसलिए कह रहा हूं मजाक कि आपसे कह रहा है कि बम फटा और ध्वनि को चलाना है। अब ध्वनि चलने के लिए, ध्वनि को गमन करने हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। और क्या समझ में आ रहा है, तो चंद्रमा से पृथ्वी तक कोई माध्यम ही नहीं है ना। चंद्रमा से पृथ्वी तक कोई माध्यम ही नहीं है। जब माध्यम ही नहीं है तो आप विस्फोट की ध्वनि नहीं सुन सकते हैं। तो मतलब अगर मोहल्ले वाले परेशान हो रहे हैं आपके बम फोड़ने से, तो भैया ले जाओ और ले जा करके चंद्रमा पे फोड़ो, कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं, आवाज ही नहीं आनी है।
उनको छोड़ो, अपने को भी नहीं आनी है, क्योंकि वहां वायुमंडल ही नहीं है भाई। क्यों नहीं है वायुमंडल? तो वायुमंडल इसलिए नहीं है क्योंकि गैसों का जो माध्य तापीय वेग होता है वो बहुत ज्यादा है चंद्रमा पर पलायन वेग से। चंद्रमा का पलायन वेग कम होता है और गैसों का माध्य तापीय वेग ज्यादा है, तो वो गैसें उस चंद्रमा पर रुकती ही नहीं ना, वो बाहर चली जाती। तो वो तो छोड़ो, हम भी वो बम विस्फोट का कोई भी धमाका सुन नहीं सकते। हाँ, उस धमाके में जो अपने चिथड़े उड़ेंगे वो जरूर उड़ सकते हैं। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, ये बिल्कुल सही है ना। आगे बढ़ते हैं हम जरा क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ बढ़ते हैं और 100 नॉट आउट होंगे भाई, है ना। 100 पे जाके अपन आउट नहीं हो रहे, 100 के बाद भी अभी बने हुए हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए 98th क्वेश्चन कह रहे हैं कि पृथ्वी के तल पर पलायन वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यदि किसी ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी हो परंतु माध्य घनत्व पृथ्वी के ही समान हो तो ग्रह का पलायन वेग का मान कितना होगा? तो ये तो भाई बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है ना। अगर मेरे से यहां पे कहा जा रहा है कि v E इज इक्वल्स टू, इसके लिए रिलेशनशिप हम लोग निकाल चुके हैं, हमने इसके प्रीवियस वन सेशन में भी निकाला हुआ है, बट स्टिल एक बार फिर से कराता हूं मैं। 2gm अपॉन 2gm, अच्छा शुरू से करता हूं, 2gr होता है, ये अपने को याद है, ठीक है, ये याद है भाई। तो जब ये याद है तो g की वैल्यू रख दो ना, क्यों? क्योंकि इन्हें घनत्व की बात कर दी, घनत्व की बात करें मतलब मास इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, द्रव्यमान चाहिए, तो इस g की वैल्यू लिख दो भैया। तो आप कहोगे सर gm अपॉन r स्क्वायर होता है, एक r इधर इंतजार कर रहा है ना, एक r इधर क्या कर रहा है, इंतजार, तो इससे इसको उड़ा दिया। अब ये क्या बन गया भाई, तो अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन में r। अब जैसे ही m दिखता है मैं कहता हूं m जो है ये है मास, मास इज इक्वल्स टू होता है भैया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्या भैया, तो ये कहते हैं कि ये द्रव्यमान जो होता है ये बराबर होता है आयतन इनटू घनत्व के। आयतन को हम v से डिनोट करते हैं, घनत्व को रो से डिनोट कर ले रहे हैं। तो v से जो छोड़ो, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होगा, ग्रह उपग्रह की बात हो रही है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हमेशा स्फेरिकल कंसीडर किए जाते हैं, है ना, गोलीय कंसीडर किए जाते हैं। तो ये कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब, और घनत्व को मैंने कहा कि रो रख लो, तो ये रख लो भैया, द्रव्यमान की जगह लाइए, चलिए रखें अंडर रूट ऑफ 2gm 4/3 पाई r क्यूब रो। नीचे भैया एक r इंतजार करे, r से इसको काटिए, स्क्वायर बच गया, क्यूब खत्म होगा, स्क्वायर बच जाएगा, तो r स्क्वायर का r तो बाहर कर दीजिए, या r स्क्वायर का r बाहर हो गया, मतलब ve जो हो गया ये r बाहर हो गया, अंडर रूट ऑफ क्या बचा है 4 2 8, तो 8/3g, 8/3g, ठीक है, पाई r तो खत्म बाहर आ चुका है, पाई रो। अब भैया यहां पर मुझे दिख रहा है कि 8/3, चूंकि 8/3g पाई, ये सब कैसे हैं, ये सब कांस्टेंट हैं, ये सब स्थिरांक हैं, ये बदलने वाले नहीं हैं, तो ve समानुपाती हो गया r अंडर रूट ऑफ रो के। अब जो कह रहे हैं कहने दीजिए, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि पृथ्वी तल पर पलायन वेग दिशमच है यदि किसी की ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी हो गई, मतलब कह रहे हैं कि rp जो है वो ट्वाइस ऑफ re हो गई। और क्या कह रहे हैं भाई कि ठीक है, पृथ्वी का घनत्व मतलब रो में कोई अंतर नहीं है, रो जो है वो स्थिरांक ही है यहां पर, तो रो भी स्थिरांक अगर है तो भैया सीधे सीधे ना ve डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया भैया r। तो मेरे से मांगा जा रहा है vp अपॉन में v, तो vp मतलब क्या, तो rp अपॉन में re। rp की वैल्यू की बात करें तो rp कहना ट्वाइस ऑफ re है, तो लो भैया ट्वाइस ऑफ re अपॉन में re, re से re खत्म, vp इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ve। अब सवाल था vp इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ve की वैल्यू गिवन है 11, तो ये हो गया भैया 22 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या हो गई 22 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, 22 किलोमीटर प्रति सेकंड। चलेगा, इसमें कोई तकलीफ कोई परेशानी आई थिंक नहीं होनी चाहिए, और ये बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को रिवाइज हो चुकी है, ठीक है। चलिए तो क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूं मैं, पहले क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। बढ़ते हम 99 के तरफ। कृत्रिम उपग्रह से एक पैकेट छोड़ा जाता है, पैकेट का क्या होगा? आप कहोगे कि भैया जैसे ही ना बाढ़ आती है तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से पैकेट छोड़े जाते हैं, वो तो गिरते हैं भैया नीचे, लोग लूटते भी हैं, लेते हैं, खाते हैं, है ना, जीवन यापन कर सकते हैं, मुसीबत में है भाई। अब कह रहे हैं कि भाई अपन एक काम करते हैं ना, हेलीकॉप्टर का के लिए उड़ाना, ले चलो ना भैया ये जो अपना कृत्रिम उपग्रह जो जाकर के छोड़ा है अपन ने,
है ना। ये कृत्रिम उपग्रह जो हम लोगों ने लॉन्च किया है वो सिर्फ और सिर्फ टीवी देखने के लिए थोड़ी लॉन्च किया भाई। चलते हैं अपन उसके ऊपर ही रख देते हैं, छोड़ देंगे, है ना। अपने मस्क बाबा ने बेहतरीन तरीके से बोला कि हमने भी खूब सारे लॉन्च किए, एक काम करो पैकेट ले जाके छोड़ दो। तो भैया मस्क बाबा ऐसा कहेंगे नहीं, क्योंकि काफी जीनियस व्यक्ति हैं वो। क्या होगा, आपको क्या लगता है कि वह लगातार समान कक्षा से समान वेग से गति करेगा, पृथ्वी पर गिरेगा, पैकेट बाहरी स्थान में जाएगा और लापता हो जाएगा, वह उपग्रह के साथ आधे वेग से गति करेगा, क्या होगा? ये लापता हो जाएगा मतलब क्या भैया, एलियन वेलियन ले जाएंगे क्या? तो भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई एलियन नहीं आ रहा, कुछ नहीं लेकर के जाएगा पृथ्वी पर। तो गिरने से रहा भाई, पृथ्वी पर क्यों ही गिरेगा? जब ये देखिए ना, ये पृथ्वी के ऑर्बिट में ये एक कृत्रिम उपग्रह ये जो घूम रहा है वी वेलोसिटी से, तो ये तो घूम रहा है ना, इस पे कोई कार्य नहीं हो रहा ना, इस पे वर्क डन 0 हो रही है। अब भाई इसके पास एक कक्षीय वेग है जिसके कारण ये घूम रहा है ना, यहां पे एक टेंजेंशियली ये जाकर के घूम रहा है। तो अब जब घूमेगा तो इसके साथ में एक पैकेट रखा है, ये पैकेट भी तो उसी v वेलोसिटी से घूम रहा है ना, उसी कक्षक में। तो अगर इस पैकेट को आपने अपने ग्रह से निकाल करके यहां छोड़ भी दिया तो कुछ नहीं होने वाला, ये पैकेट आपके साथ ही साथ चलेगा। मतलब वह लगातार समान कक्षा में समान वेग से गति करेगा। यानी कोई चीज ऐसी नहीं है कि जैसे अपन ने कार के बाहर कुछ सामान रखा और कार चालू करके भाग गए तो भैया वो सामान वहीं रह जाएगा। यहां तो कहते हैं आप तो इसे बाहर हटा दो, तब भी वो उसके साथ ही उसी के पास पास चलेगा, इन दोनों के बीच की वेलोसिटी भी कम ज्यादा नहीं होने वाली, तो सेम जगह चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि भैया ये जो द्रव्यमान होगा, भले पैकेट छोटा सा है, हमें उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भरता है ही नहीं ना कक्षीय वेग का। तो जिस त्रिज्या में वो पहले घूम रहा था अपने कृत्रिम उपग्रह के साथ, उसी कक्षा में अभी भी घूमता रह जाएगा, कुछ नहीं होने वाला उसका, ना बाहर जाएगा ना वापस आएगा, वो सेम चलता रहेगा भाई, वह लगातार समान कक्ष में समान वेग से गति करता रहेगा। ओवर टू क्वेश्चन नंबर 100। सेंचुरी पूरी होने वाली भाई, लेकिन अपन नॉट आउट है, मतलब 100 पे खत्म नहीं कर रहे बात को। चलिए, उपग्रह के कक्ष में आवर्तकाल निर्भर नहीं करता, अभी यही बात कर रहे थे। उपग्रह के कक्ष में ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है, उपग्रह के द्रव्यमान पे ना, उपग्रह के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता। और ऑप्शन में कहने किसके, जो उपग्रह के कक्ष में आवर्तकाल निर्भर नहीं करता। टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है ना। तो ये किस पे निर्भर करेगा और किस पे निर्भर नहीं करेगा। तो एक काम करते हैं ना, हम इसमें डिस्कस करें तो सीधी बात है, देखिए ग्रह के द्रव्यमान, ठीक है, आवर्तकाल की अगर हम बात करते हैं तो ग्रह के द्रव्यमान पर तो निर्भरता होगी, ग्रह की त्रिज्या पर भी निर्भरता है ही है, उपग्रह के द्रव्यमान पर कोई निर्भरता नहीं, उपग्रह के द्रव्यमान पर कोई निर्भरता नहीं, भारी रखिए हल्का रखिए सब चलेंगे, ठीक है। सी इज द करेक्ट वन। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 101, ठीक है। 100 नॉट आउट की बात हुई थी तो भैया बिल्कुल आगे बढ़ गए। क्या कह रहे हैं, एम द्रव्यमान के ग्रह के चारों ओर स्मॉल एम द्रव्यमान का उपग्रह चक्कर लगा रहा है, वृत्त की त्रिज्या r और आवर्तकाल t है, तो ग्रह का द्रव्यमान जो m होता है वो कितना होगा। तो ये जो m होता है भाई, है ना, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू होता है हमारा 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ठीक है, कितना होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ r क्यूब अपॉन में gm, ठीक है। ये किसका है भाई, आवर्तकाल का फॉर्मूला, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r क्यूब अपॉन gm। मेरे को चाहिए क्या है भाई, मास, तो इस 2 पाई को नीचे भेजिए, t अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ r क्यूब अपॉन में gm। इसको इधर भेजेंगे तो t अपॉन में 2 पाई का हो जाएगा ये स्क्वायर, ये बचेगा r क्यूब अपॉन में gm। आगे बढ़ा लेता हूं मैं, t स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू r क्यूब अपॉन में gm। अब ये gm को इधर ले चलते हैं तो gm इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r क्यूब, 4 पाई स्क्वायर r क्यूब, और gm के साथ में t स्क्वायर जो आएगा इस t स्क्वायर को नीचे भेज दीजिए। मैं कहता हूं m कितना, तो 4 पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन में gt स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन में gt स्क्वायर। तो कुछ दिख रहा है क्या ऐसा, देखें एक बार, है ना, 4 पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन में gt स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन ही सही दिख रहा है। नीचे वाले में देखेंगे तो भैया t स्क्वायर ऊपर दिख रहा है, r क्यूब नीचे, तो ये तो गड़बड़ हो गया। gt स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, नहीं ये तो पूरा रिलेशन ही इनवर्स लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, r क्यूब जी ना,
आर के साथ में जी मल्टीप्लाई होना ही नहीं है, रेडियस हमेशा ही उसके इनवर्स में जाएगी भाई, हमेशा ही इनवर्स में जाएगी। तो भैया m इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन में जी टी स्क्वायर इज द करेक्ट वन, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ लिया जाए अपने अगले प्रश्न संख्या 102। आओ भैया 102 की बात करें। कह रहे हैं कि दो उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर समान त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पे परिक्रमा कर रहे हैं, एक दूसरे से 100 गुना भारी है, आवर्त कालों का अनुपात बताइए। अरे भैया कह तो दिया कि आवर्तकाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, ये तो छोड़ो, मैं कहता हूं इधर आ जाओ। अभी जस्ट बात हुई है, किसकी बात हुई है, ये लो भैया, ये इसकी बात कर लेते हैं, है ना, ये रखो लो, चलो पूरा फॉर्मूला रखें। टाइम पीरियड की बात करते हैं, लो भैया टाइम पीरियड रखें। टाइम पीरियड रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो m है ये जो ग्रह होगा, उपग्रह की तो बात ही नहीं, ग्रह का द्रव्यमान होगा ये। तो मतलब एक बात समझ में आ रहा है कि आवर्तकाल उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो जब इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है तो अब आप चाहे भारी रखिए या 100 गुना भारी रखिए, जो टाइम पीरियड होगा वो सेम रह जाएगा। मतलब T1 अपॉन T2 विल बी 1/1। मतलब T1 अपॉन T2 का जो अनुपात रहेगा वो 1:1। मतलब क्या है, दोनों बराबर होंगे। 1:1 का मतलब क्या होता है, बराबर होना, तो ये बराबर रह जाएंगे। D इज द करेक्ट वन। अब करते हैं खत्म भाई, है ना। अब हम लोगों ने इस चैप्टर के 102 क्वेश्चंस कर लिए 4 अलग अलग सेगमेंट्स के जरिए, जहां पर हमने लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स को मल्टीपल टाइम्स कवर अप कर लिया भाई। अगर ये 100 क्वेश्चंस लगा डाले तो मतलब ऐसा मैं कह सकता हूं 102 क्वेश्चन बेसिकली ये अगर अपन ने कर डाले तो ये मान के चलिए कि आपके कोई से भी एग्जाम जो होने वाले होंगे उनमें से कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला जो ना बने। एंड ये बात भी मैं हर बार बोलते आता हूं कि ये जो चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन हर स्टूडेंट सही करके आते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में तो गलती होने की कोई संभावना ही नहीं है, यहां से हमको गलती करना ही नहीं है भाई, क्योंकि इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता जो कि ना बने। कोई भी टिपिकल टाइप की कोई चीज है ही नहीं, बहुत ही सिंपल सॉर्टेड सी है, कुछ भी बहुत ज्यादा फॉर्मुलेशन नहीं है, बहुत सारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब चीजें नहीं है। बस हाँ डेसिमल में कैलकुलेशंस जरूर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन के, इसके सेगमेंट के कोई भी क्वेश्चंस को अपने को गड़बड़ नहीं करना होता, कहीं पर भी गलत करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी होती, क्योंकि ये वास्तव में बहुत सिंपल चैप्टर है। और ये चैप्टर कंसिडरेबल है आपके जेईई मेंस में भी, एडवांस में भी, नीट में भी, सीयूईटी में भी, और आपके स्कूल एग्जामिनेशन में जो वेटेज है वो तो है ही। तो मतलब कॉम्पिटेटिव इससे अछूता है नहीं। तो जो कॉम्पिटेटिव में हम एक मिनिमम क्राइटेरिया की बात करते हैं कि इतने क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करके आने ही है ताकि हम क्वालिफाइड तो हो जाए, उस सेगमेंट में भी अगर जाकर के आप तैयारी करते हैं तो इस चैप्टर के आपको क्वेश्चंस को नहीं छोड़ने हैं कहीं पर भी। तो चलिए भाई इस सेशन को कर लेते हैं हम यहीं कहीं पर समाप्त, है ना। अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार चीजों के साथ में मिलेंगे, बट एक क्वेश्चन और लेने के बाद, है ना। बट क्या, एक क्वेश्चन लेने के बाद क्या है भाई। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संलग्न चित्र सूर्य का चक्कर लगाते एक ग्रह है। यह है एक चित्र है, सूर्य का ग्रह चक्कर लगा रहा है, दीर्घवृत्तीय मार्ग के फोकस पर सूर्य है। यदि रेखांकित भागों का क्षेत्रफल समान है तथा ग्रह ए से बी एवं सी से डी जाने के लिए समय T1 और T2 है। मतलब ए से बी जाने में T1 और यहां से यहां तक जाने में T2 है, ठीक है। तो अगर दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो हमें पता है अगर दोनों का क्षेत्रफल समान है, समान क्षेत्रफल होगा तो समान समय अंतराल में कवर होता है। और ये हमको बात बहुत अच्छे से पता है, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल कवर होता है। हमारे केपलर के द्वितीय नियम में यही था कि अगर किसी ऑर्बिट में एक प्लैनेट मूव कर रहा है तो वह प्लैनेट मूव करते समय इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कंसीडर करता है। तो जब आपकी बात हो गई कि भैया दोनों का क्षेत्रफल समान है, मतलब एरिया इक्वल कंसीडर कर रहा है, तो भैया ऑब्वियस सी बात है टाइम भी इक्वल होगा। मतलब T1 बराबर होगा किसके, T1 बराबर होगा T2 के, सीधे सीधे सेकंड लॉ। चलिए अब क्या करें भाई, तो अब समाप्त कर लेते हैं फाइनली, है ना। हमने 100 पे आउट नहीं हुए, 101 पे नहीं, 2 पे नहीं, 3 पे भी नहीं, अब समाप्त कर लेते हैं। तो आपको पता ही है भाई कि ये पूरे कोर्स कंटेंट मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड मैग्नेट ब्रेन्स की कंप्लीटली टीम
एक हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमेशा हमेशा से कमिटेड है एंड पूरे कोर्स कंटेंट लेकर के आते हैं एनसीईआरटी बेस्ड। मतलब आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो या फिर आप सेंट्रल बोर्ड से हो, आपको घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ में है एंड ये पूरे कोर्स कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड लेकर के आते हैं। साथ ही साथ और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट और बेहतरी के लिए क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को फॉलो कीजिए एंड चेकआउट कर सकते हैं आप अपने लिए बुक्स, ई बुक्स जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा आपके लिए डिजाइन की गई है भाई। तो फटाफट जाइए चेकआउट कर लीजिए अपने बुक्स, ई बुक्स को भी। एंड जिस तरीके से आप कनेक्टेड है हमारे YouTube चैनल पे, इसी तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर, जहां पर कोई सजेशंस, कोई सुझाव हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी तरफ से कोई नई अनाउंसमेंट, कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ और धमाकेदार टॉपिक्स के साथ। तब तक अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।